सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं टूथब्रश। साथियों, आज बात करेंगे मोदी के लाभार्थी और भारत का जैन जी। आप जानते हैं अभी हाल में कुछ राजनीतिक दलों के ऐसा लग रहा है जैसे वो चाह रहे हैं नेपाल की तरह भारत का जैन जी भी सड़कों पर आए और सरकार पलट दे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। दरअसल भारत का इतिहास क्रांतियों का इतिहास है भी नहीं। कब भारत में सत्ता परिवर्तन हुए हैं, वोट से हो रहे हैं। यहाँ तक कि जब यूपीए सरकार थी तब भी अन्ना आंदोलन के माध्यम से अहिंसक आंदोलन ही हुआ था और 2014 में सत्ता परिवर्तन हो गया था। दरअसल इसे मैं जोड़ता हूँ भारत के हिंदू धर्म, सनातन धर्म, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता से। हमारी सभ्यता में धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध का मतलब केवल धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए युद्ध नहीं, सनातन के लिए युद्ध नहीं, यानी किसी पवित्र उद्देश्य के लिए युद्ध। जैसे रावण ने माता सीता का अपहरण किया तो रावण को पाप का दंड देने के लिए राम रावण के बीच में युद्ध हुआ। ऐसे ही महाभारत में दो अपराध हुए थे। एक हुआ था द्रौपदी का वस्त्रण हुआ था और दूसरा जुए में धोखे से पांडवों का राज्य छीन लिया गया था। तो उस उद्देश्य के लिए युद्ध हुए थे। अब क्योंकि दोनों युद्धों में भगवान शामिल थे, राम रावण युद्ध में भगवान राम शामिल थे और महाभारत में भगवान कृष्ण शामिल थे। यद्यपि वो सारथी और सलाहकार के रूप में थे, सखा के रूप में थे, तो उसे धर्मयुद्ध कहा गया। लेकिन हमारे यहाँ केवल धर्मयुद्ध भी नहीं है। धर्मयुद्ध से पहले संवाद है, शास्त्रास्त्र भी है। अब राम रावण युद्ध से पहले बहुत ज़्यादा संवाद हुआ है। हनुमान जी भी गए संवाद करने, अंगद जी भी गए। रावण के दरबार में आंतरिक रूप से भी संवाद चलता था। विभीषण को इसी कारण निकाला गया था। ऐसे ही महाभारत में भी संवाद चले। पहले शांति वार्ता के लिए पुरोहित जी गए पांडवों की तरफ से, बाद में भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए। जब दुर्योधन नहीं माना और उसने एक सुई की नोक के बराबर भूमि देने से भी मना कर दिया। यानी हमारे यहाँ युद्ध से पहले भी संवाद हुए हैं। अब प्रश्न ये, जो ये विपक्ष आज जैन जी से आग्रह कर रहा है, क्या ये संवाद करेगा? भाई, युद्ध से पहले का संवाद जो हमारी संस्कृति का अंग है, ऐसा लगता नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि भारत का जैन जी पूरी तरह संतुष्ट होगा कि उसकी आकांक्षाएं पूरी हो गई इसलिए सड़कों पर नहीं आता, वर्तमान सरकार से उसे सब कुछ मिल गया हो। ऐसा तो हो नहीं सकता। शिकायतें उनकी भी होंगी। समस्याएं देश में कभी ख़त्म नहीं होती। भाई, उदाहरण के रूप में मैं बेरोजगारी को ही लेकर चलता हूँ। अब भारत में लगभग मैं पढ़ता हूँ 2 करोड़ 30 लाख लोग प्रतिवर्ष पैदा होते हैं। अब कोई भी सरकार इतने आदमियों को तो रोजगार नहीं दे सकती, ये तो सब जानते हैं। भाई, जितने की सरकार की क्षमता होती है, सरकारी नौकरी, अर्ध सरकारी या निजी नौकरी वो पा जाते हैं। जब तक वो सरकारी का अभ्यास करते हैं तब तक करते हैं, उसके बाद में विकल्प तलाशते हैं। ये समस्या तो हमेशा रहेगी। जहाँ तक महंगाई है, ऐसा भी कभी नहीं होता कि किसी इकोनॉमी में दाम हमेशा के लिए स्थिर हो जाए। आय भी बढ़ती है, वेतन भी बढ़ती है, दाम भी बढ़ते हैं। ये भी सही है। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, तो कानून व्यवस्था का सबसे श्रेष्ठ आकलन तो मेरी नज़र में यही है, यदि महिलाएं और लड़कियाँ, युवतियाँ, छात्राएं अपने को सुरक्षित महसूस करने लगे स्कूल आने जाने में, काम में आने जाने में, देर शाम को आने जाने में, तो समझो कानून व्यवस्था सही है। ये हो सकता है कहीं अपराध हो जाए और विपक्ष उसे उछाल कर राज्यव्यापी बनाने की कोशिश करे विरोध को, ठीक है, इतना भी जरूरी है। अगर कहीं अपराध हुआ है तो विपक्ष का काम है, लेकिन उससे पूरे राज्य की कानून व्यवस्था को खराब नहीं कह सकते ये चीज़। अब सवाल दूसरा भी है कि ये जैन जी सड़कों पर क्यों नहीं उतरता। अब इसमें मोदी के लाभार्थी की भूमिका भी लगा लें आप। अब मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से। 60 करोड़ लोगों को लगभग आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, ये तो हम जानते हैं। लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा घरों में शौचालय बनाए गए हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा घरों में गैस पहुंचाई गई है। 12 करोड़ से ज़्यादा घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। ये सब मैं आपसे मोदी जी के भाषण के आधार पर बोल रहा हूँ,
जो मैं उनके भाषण सुनता हूँ। 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया है और 3 करोड़ को और देने का वादा किया गया है। इस तरह अन्य योजनाएं हैं। बाकी जो आपको दिख रहा है, सड़क बन रही है, पुल दिख रहे हैं, वो तो सभी देखते हैं। ठीक है, हम हो सकता है हमें यही नहीं पता मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला, वो यूनिवर्सिटी कहाँ खुली, स्कूल कहाँ खुले, जहाँ खुले हुए उन्हें तो पता होगा। लेकिन ये तो सड़कें, पुल, सुरंगें, फ्लाईओवर, रेलवे, ये तो सबको दिखाई देता है ना। या हवाई अड्डे दुगने हो गए, तो यहाँ भी अवसर मिल रहे होंगे। आप जैन जैन जी को यहाँ भी अवसर मिल रहे होंगे रोजगार के। जैन जी वैसे भी आजकल सोशल मीडिया में बहुत बिजी है, वो अपनी बात कह सकती है, शिकायत भी कर सकती है। तो अब सवाल ये है, एक जो लगभग 140 करोड़ के देश में 60 करोड़ अगर मोदी के लाभार्थी हैं, तो उसी अनुपात में जैन जी भी तो मोदी की लाभार्थी होगी ना भाई। अगर मान लिया, हम मान के चलें, जैसे जैन जी 97 से लेके 12 तक की पैदाइश कहते हैं, तो 12 तो मैं नहीं कहूँगा, 13 साल का बच्चा तो सड़कों पर नहीं उतरेगा। लेकिन अगर मैं मान दूँ 18 से 28 साल का बच्चा सड़कों पर उतरता है, तो इसकी आबादी देश में 20-25 करोड़ होगी। अब 20-25 करोड़, 20-22 जो भी करोड़ होगी, उसमें 60% तो मोदी के लाभार्थी हैं। यानी 12-13-14 करोड़ तो मोदी के लाभार्थी हो गए। उसके अलावा बाकी वो होंगे जो अपने काम कर रहे हैं, कुछ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ सोशल मीडिया पर व्यस्त होंगे, हाँ कुछ राजनीतिक पार्टियों के साथ भी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी भारत का जैन जी पूरी तरह व्यस्त है। और मैं तो ये भी देखता हूँ, कई बार मैं सोचता हूँ कि जैन जी को जानकारी नहीं होगी, बहुत सी जानकारी ईमानदारी से बता रहा हूँ, हमें भी इस आयु में भी जैन जी से मिलती है। हमें हैरानी होती है, जो बात हमें नहीं पता, हम तो पढ़ते नहीं अब ज़्यादा, नई पीढ़ी तो पढ़ती है, तो मुझे भी हैरानी होती है कि इन्हें इतना ज़्यादा कैसे पता है। मतलब 25-25, 30-30 साल के लड़कों को हमसे इतना ज़्यादा कैसे पता है, हमसे गहन कुछ मामलों में हमसे गहन विश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं। अब बताओ, ऐसे जागरूक जैन जी को क्या कोई सड़क, वो इकोसिस्टम जो संवाद से भागता हो, क्या वो निकल सकता है, मुकाबला सड़कों पर निकाल सकता है? भाई पहले आपको जैन जी से संवाद करना होगा, साक्षात करना होगा, उनके सवालों का जवाब देना होगा, उसके बाद ही तो कोई बात हो पाएगी। तो आप समझ के होंगे भारत के जैन जी सड़कों पर क्यों नहीं उतरता। वो मोदी का लाभार्थी भी है, उसे अवसर भी मिल रहा है, वो व्यस्त भी है। वो सबसे बड़ी बात है, विनाशकारी ताकतों के साथ नहीं है। जैसे मोदी की आमतौर से आप देखते होंगे, विभिन्न चैनल दिखाते हैं अप्रूवल रेटिंग आमतौर से 70 से लेकर 75 तक चलती रहती है, यानी लगभग 3/4। अब 1/4 कौन से हैं? वही जो योगी जी 80-20 कहते हैं। यहाँ मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, गलत समझने की कोशिश मत करना। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इकोसिस्टम की, जिसमें लेफ्ट लिबरल सेकुलर इकोसिस्टम आता है। केवल उसके 20-25% छोड़ते हैं, तो बाकी में मोदी जी को स्वीकार्यता प्राप्त है। वो ठीक है कि वो वोट देते नहीं, वो जाति के आधार पर वोट देते हैं, लेकिन जाति के आधार पर वोट देने का मतलब ये नहीं हो गया कि वो सब मोदी के विरोधी हैं। ये इन्हें विपक्षियों को देख लेना चाहिए। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।